हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट डिटर्मिनेशन का हमने एक हिटॉर्फ मेथड देखा था। नाउ द सेकंड मेथड फॉर द कैलकुलेशन और द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज द मूविंग बाउंड्री मेथड। अगर मूविंग बाउंड्री मेथड की बात करें तो जैसे कि इसका नेम है, बाउंड्री की मूवमेंट, अर्थात यहाँ पर बाउंड्री की मूवमेंट से हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन ट्रांसपोर्ट नंबर का करते हैं। बेसिकली ये जो मेथड है वो डायरेक्ट यहाँ पर आयंस के माइग्रेशन पर डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स के आयन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर मूवमेंट करते हैं। उसी के माइग्रेशन का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमको ट्रांसपोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट नंबर डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। द बेसिक प्रिंसिपल इन द मूविंग बाउंड्री मेथड may be explained with reference to the determination of transport number of hydrogen ions in the hydrochloric acid। हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर डिटर्मिनेशन से इस मेथड के प्रिंसिपल को वेरीफाई करते हैं। द कंडक्टिविटी cell in this method consists of a vertical tube of uniform bore filled with cadmium chloride and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक वर्टिकल कॉलम है पूरा। इस वर्टिकल कॉलम में यहाँ पर ये यूनिफॉर्म बोर है। यहाँ पर हमारा कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है। ये दोनों सोल्यूशन सेपरेट नहीं है। हम कहने को ये कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है, ये कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन है, बट दीज आर नॉट सेपरेटली। ये दोनों सोल्यूशन आपस में एक ही साथ इस वर्टिकल ट्यूब में भर दिए गए हैं। ये सोल्यूशन सेपरेट अपनी बाउंड्री बनाते हैं। इसका एक दूसरा रीजन है, जो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है उससे हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करेंगे और ये हमारा जो सोल्यूशन होगा वो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा। जबकि हमारा जो ये कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा, दिस कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन वर्क्स एज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि कैसे हम कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन नीचे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन ऊपर चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन हम उस कंसंट्रेशन का लेते हैं। हम कैडमियम क्लोराइड के सोल्यूशन की वो कंसंट्रेशन यहाँ पर लेते हैं, उस कंसंट्रेशन का कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे ताकि जिससे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन फ्लोट करता है। अर्थात जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन की डेंसिटी कम रहेगी तो वो फ्लोटिंग पोजीशन में रहेगा, कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन नीचे रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ऊपर फ्लोटिंग करेगा। तो यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इस प्रकार से एडजस्ट की जाती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन एक साथ मिक्स कर देने पर, एक साथ इस वर्टिकल कॉलम में भर देने के बावजूद भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ऊपर फ्लोट करता है। तो हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ A to A डैश, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं A to A डैश, ये A to A डैश वो बाउंड्री है जब नीचे कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन है और ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन रहता है। बट अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन ही क्यों लेते हैं, यहाँ पर कोई और सोल्यूशन क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके दो तीन रीजंस हैं जिसके कारण हम यहाँ कैडमियम क्लोराइड सोल्यूशन का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा कैटायन होना चाहिए, हमें एक ऐसे कैटायन की रिक्वायरमेंट होती है
जो हाइड्रोजन से कम मूवमेंट शो करें। यहाँ पर इस सॉल्यूशन का, इस इंडिकेटर सॉल्यूशन का जो कैटायन है इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका जो मूवमेंट है वो हाइड्रोजन आयन से कम होना चाहिए। यहाँ कैडमियम आयन मिलता है, ये कैडमियम आयन का मूवमेंट हाइड्रोजन आयन से कम होता है, तो इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है। सेकेंड थिंग, हमारे पास सॉल्यूशन में, दोनों सॉल्यूशन में जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और जो हमारा इंडिकेटर सॉल्यूशन है कैडमियम क्लोराइड का, दोनों सॉल्यूशन में एक एनायन कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन आयन के रूप में यहाँ पर क्लोराइड आयन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी है। तो इस प्रकार से कैटायन के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन मिलता है, यहाँ से कैडमियम आयन मिलता है। कैडमियम आयन का मूवमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम होता है। दूसरा, दोनों में क्लोराइड आयन कॉमन होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कंडीशंस कैडमियम क्लोराइड फुलफिल करता है, इसलिए कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही सुटेबल सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास सर्किट में ये प्लेटिनम कैथोड होता है, ये प्लेटिनम प्लेट कैथोड का वर्क करती है, जबकि हम यहाँ पर इस दूसरे टर्मिनल पर दूसरी साइड में इस ट्यूब के यहाँ कैडमियम को एनोड की तरह यूज करते हैं। ये कैडमियम प्लेट यहाँ एनोड का वर्क करती है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम कोलोमीटर में से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारे पास करंट फ्लो है वो हमें मेजर हो सके, हम करंट फ्लो को डिटेक्ट कर सकें। इसके लिए कोलोमीटर यूज किया जाता है। यहाँ पर की हम ऐड कर देते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन और यहाँ से कैडमियम आयन दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और जबकि हमारे पास कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेचुरली इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर यहाँ से हाइड्रोजन आयन, कैडमियम आयन, दोनों टाइप के दोनों आयंस कैथोड की ओर मूव करते हैं। बट हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट फास्ट होता है, तो हाइड्रोजन आयन पहले कैथोड पर जाते हैं, फॉलोड बाय कैडमियम आयन। उसके पीछे पीछे चूंकि मूवमेंट कैडमियम आयन का कम होता है, उसके बाद यहाँ पर कैडमियम आयन पहुंचते हैं। दूसरा जो निगेटिव आयन है, जो दूसरा निगेटिव क्लोराइड आयन है, वो आयन ये आप देख रहे हैं कैडमियम एनोड की ओर मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारे पास आयन का मूवमेंट है, जब आयन का मूवमेंट हो जाता है तो आयनों के मूवमेंट के बावजूद यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से एडजस्ट होता है कि उसकी जो बाउंड्री है वो A टू A' से शिफ्ट होकर B टू B' पर चली जाती है। अब हमारी बाउंड्री B टू B' पर चली जाती है। नाउ सपोज हमारी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर L लेंथ शिफ्ट हो जाती है। सपोज वो L सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है। ये जो डिस्टेंस है हमारी वो L सेंटीमीटर के बराबर है। दिस इज L सेंटीमीटर बॉन्ड, ये इसकी लेंथ है। और जो हमारा यहाँ पर इस चूंकि ये ट्यूब है, सपोज इसका A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो नाउ यहाँ पर हम डिटर्मिनेशन के लिए हाइड्रोजन आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए किस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट को आगे यूज करते हैं। लेट द बाउंड्री मूव्स द डिस्टेंस L सेंटीमीटर। लेट द बाउंड्री मूव्स L सेंटीमीटर, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाउंड्री L सेंटीमीटर जब यहाँ पर मूव करती है, देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट हैज मूव्ड अप, जो यहाँ पर पहले A टू A' बाउंड्री थी, बाउंड्री B टू B' चली गई, तो इतना वॉल्यूम भी तो शिफ्ट हुआ, सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हुआ। तो टोटल जो यहाँ पर
वॉल्यूम लिक्विड का मूव किया ऊपर की ओर इस बाउंड्री के कारण वो कितना होगा, देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट हैज मूव्ड अप इसका टू कितना हो जाएगा, L इंटू ए सेंटीमीटर क्यूब, वेयर A is the cross sectional area of tube, जहाँ की A क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास इस ट्यूब का होता है। नाउ जब यहाँ पर हमारे पास इतना वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो गया लिक्विड का, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बी सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। Let the concentration of acid is C gram equivalent पर लीटर। हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन जो एसिड की है वो सी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर के बराबर है। देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस कैरी टुवर्ड्स द कैथोड। जब यहाँ पर कंसंट्रेशन C है तो जो हमारे एक हाइड्रोजन आयन कैरी हुए हैं कैथोड की ओर वो कितना होगा, देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस carried towards the cathode equal to LAC अपॉन 1000। ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन के बराबर है। एंड सिंस वी नो दैट ईच gram equivalent carries 1 farad of electricity, since each gram equivalent carries 1 farad of electricity, then the electric carried out by the hydrogen, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन के द्वारा यहाँ पर will be equal to LAC upon 1000 फैराड। हमारे पास जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैरीज करते हैं 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इतना इक्विवेलेंट जो हमारे इतने ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक कैरीड आउट होगी बाय हाइड्रोजन आयन विल बी इक्वल टू LAC अपॉन 1000 फैराड के बराबर होगी। नाउ सपोज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज इन द सेम टाइम, let the suppose the total quantity of electricity that flows in the same time will be equal to Q farad. Let suppose the total amount of electricity that flows in the same time is equal to Q Faradays. Then the transport number of हाइड्रोजन आयंस, तब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट नंबर हाइड्रोजन का कैरी करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो वो इस Q वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा एंड LAC by 1000 into Q
ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट नंबर की। तो इस तरीके से ये हम हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर इस मूविंग बाउंड्री मेथड से डिटरमाइन करते हैं। इस तरीके से हमारा ये मूविंग बाउंड्री मेथड वर्क करता है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर इस मेथड में कितना इजीली किसी आयन के द्वारा कितना वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर बाउंड्री में, और उसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक कैरी हो रही है। टोटल इलेक्ट्रिक कैरी जितनी हो रही है उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर उस पर्टिकुलर आयन का कैलकुलेट हो जाता है जिसको हमको कैलकुलेट करना था। तो दिस इज द मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और केमिस्ट्री के तमाम वीडियो को आसानी से देख सकें। थैंक यू।